स्वागत है इस करंट अफेयर्स क्लास में आप सभी का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरपीएससी, एमपीपीसीएस, जेपीएससी, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग, दरोगा, डिफेंस आदि जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको इस क्लास में सीधे एग्जाम ओरिएंटेड और आसान भाषा में कंसेप्ट समझाऊंगा ताकि आप रिवीजन के समय जल्द ही याद कर सकेंगे। आज टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो करंट अफेयर्स का। इसे समझने के बाद आप एग्ज़ाम में 100% कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो 10 फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स है, जो इम्पोर्टेंट MCQ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है और एक्सप्लेन भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कि वर्ल्ड पल्सेस डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डेट, यानी विश्व दलहन दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व दलहन दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो ऑप्शन 1 में है 9 फरवरी, ऑप्शन बी में है 10 फरवरी, ऑप्शन सी में 11 फरवरी, ऑप्शन डी में है 12 फरवरी। तो वर्ल्ड पल्सेस डे यानी विश्व दलहन दिवस यानी दलहन दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 10 फरवरी इसका आंसर हो जाएगा। जो प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को दलहन दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड पल्सेस डे कब मनाया जाता है, तो 10 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 10 फरवरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो 10 फरवरी को मनाया जाता है, वर्ल्ड 10 फरवरी को मनाया जाता है, इसका थीम क्या है। पल्स न्यूरिशिंग सॉइल एंड पीपुल, यानी दलहन, मिट्टी और लोगों का पोषण, इसका थीम है। वर्ल्ड पल्सेज डे यानी विश्व दलहन दिवस का थीम क्या है, तो पल्सेज नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपुल 2026 का थीम है दलहन, मिट्टी और लोगों का पोषण। इसका उद्देश्य क्या है, तो दलहन के पोषण, खाद्य सुरक्षा, मृदा उर्वरता और सतत कृषि में योगदान के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। यानी दलहनों के पोषण, खाद्य सुरक्षा, मृदा उर्वरता, सतत कृषि में योगदान के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। तो वर्ल्ड पल्सेस डे हर वर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अनुसार 2026 के लिए भारत का अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है। व्हाट इज द इंडिया एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर 2026 अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, यानी वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2026 के लिए भारत की अनुमानित किया गया है जीडीपी वृद्धि दर कितना है। तो ऑप्शन 1 में है 6.1%, ऑप्शन बी में है 6.8%, ऑप्शन सी में है 7.2%, ऑप्शन डी में 7.5%। तो जो विश्व बैंक के अनुसार 2026 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 7.2%। इसका आंसर हो जाएगा 7.2%। जो विश्व के बैंक के अनुसार 7.2% 2026 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर की अनुमान लगाया है विश्व बैंक ने। 7.2 2026 के लिए है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक ने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट में 2025 से 26 के लिए घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमान लगाया है, तो 7.2% बताया है। जो वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी 2025 से 26 के लिए घरेलू जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद कितना बताया है, तो 7.2% बताया है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन है कि थन्या नाथन जो खबरों में रही किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित न्यायाधीश बनी है। यानी थन्या नाथन जो हु वाज
इन द न्यूज़ हैज़ बिकम द फर्स्ट विजुअली डिसेबल्ड जज ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन 1 में तमिलनाडु, ऑप्शन बी में केरल, ऑप्शन सी में कर्नाटक, ऑप्शन डी में उड़ीसा। तो थानियानाथन जो खबरों में रही हैं, किस राज्य की दृष्टिबाधित न्यायाधीश बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन केरल। इसका आंसर हो जाएगा केरल। जो केरल की थानियानाथन राज्य की पहली दृष्टिबाधित न्यायाधीश बन गई हैं, यानी जज बन गई हैं केरल की, जो हाल ही में चर्चा में रहा खबरों में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। थानियानाथन है जो केरल की पहली दृष्टिबाधित यानी अंधा न्यायाधीश बनी है, जो पहली बार राज्य की पहली बार महिला बनी है थानियानाथन। तो एक से एक्सप्लेनेशन देखते हैं। थानियानाथन जो हाल ही में केरल में जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के पास करके ही इतिहास रच दी हैं, जो वह राज्य की पहली दृष्टिबाधित विजुअली चैलेंज न्यायाधीश बनने जा रही हैं अब केरल राज्य की। कहाँ की है? तो केरल राज्य की। एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन शस्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन शस्त्र? तो सीमा सुरक्षा यानी बॉर्डर सिक्योरिटी, ऑप्शन बी में सोशल मीडिया हथियारों का प्रदर्शन रोकना यानी कर्विंग वेपन डिस्प्ले ऑन सोशल मीडिया, ऑप्शन सी में है अवैध शिकार रोकना, प्रिवेंटिंग पोचिंग, नक्सलवाद का खात्मा एंटी नक्सलिज्म यानी। तो इसका ऑपरेशन शस्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑपरेशन शस्त्र? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 के, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सोशल मीडिया पर जो हथियारों का प्रदर्शन को रोकना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो ऑपरेशन शस्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन को रोकना है, कर्बिंग वेपन डिस्प्ले ऑन सोशल मीडिया। तो आइए इसके बारे में देखते हैं क्या कह रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स आदि पर हथियारे जैसे बंदूक, चाकू आदि के साथ फोटो, वीडियो या पोस्ट डालकर आप दहशत फैलाने या हिंसा का कोई ग्लोरीफाई करने के बाद आप अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो आपके खिलाफ FIR दर्ज की कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही ऑपरेशन ऑनलाइन हथियारों के प्रदर्शन को रोकने के लिए इसके माध्यम से भय का माहौल बनाने वालों को भी FIR दर्ज की जाएगी। तो इस अभियान में कितने लोग शामिल हैं? तो इस अभियान में 500 से अधिक टीमें शामिल है और 20,000 से अधिक पुलिस भी शामिल है। तो वह आप इंस्टाग्राम और रील्स पर, फेसबुक पर हथियार को भी बढ़ावा को रोकना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोशल मीडिया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सोशल मीडिया पर हथियारों को प्रदर्शन को रोकना है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला डिजिटल यानी 5 नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल घुमंतू गांव यानी डिजिटल नोम्ड विलेज कहाँ स्थापित किया गया है? यानी भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव यानी डिजिटल नोमेड विलेज कहाँ स्थापित किया गया है? वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नोमेड विलेज इस्टेब्लिश्ड? तो ऑप्शन 1 में सिक्किम, ऑप्शन बी में हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी में गोवा, ऑप्शन डी में लद्दाख। तो भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव डिजिटल नोमेड विलेज कहाँ स्थापित किया गया? वेयर वाज द इंडिया फर्स्ट डिजिटल नोमेड विलेज इस्टेब्लिश्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिक्किम इसका आंसर हो जाएगा। जो सिक्किम में भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव स्थापित किया गया है, जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिक्किम को स्थापित किया है भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव। डिजिटल नोम्ड विलेज कहाँ स्थापित किया गया है? तो सिक्किम में स्थापित किया गया है। ये एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसका एक्सप्लेनेशन आइए देखते हैं। सिक्किम के पाकयोंग जिले के याकटेन गांव के भारत का पहला विलेज घोषित किया गया है। यानी जो सिक्किम में पाकयोंग जिले के यानी याकटेन जो गांव है, भारत का पहला डिजिटल नोमेड विलेज घोषित किया गया है। यह पहला नोमेड विलेज परियोजना के तहत की गई विश्व के भर में
डिजिटल पेशेवरों और रिमोट वर्कर्स को प्राकृतिक और शांत वातावरण में काम करने के अवसर मिलेंगे। यहाँ पर प्राकृतिक और शांत वातावरण में आप क्या काम कर सकते हैं डिजिटल लोगों के लिए। इस गांव में उच्च इंटरनेट, बिजली आपूर्ति, सुविधाजनक होम स्टे रहने की सुविधाएं और उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि रिमोट के काम आप पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिल सके। यानी आप वहाँ पे घूम भी सकते हैं और वहाँ पे रहकर काम भी कर सकते हैं, वो पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो सेशन को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि लोगों को भी सपोर्ट मिले, हम सभी टीम को सेशन पसंद आए तो। अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की दुनिया की पहली परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल ब्यूरेस्टनिक का सफल परीक्षण किया गया है। यानी विच कंट्री सक्सेसफुल टेस्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर क्रूज मिसाइल ब्यूरेस्टनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है। तो ऑप्शन 1 में अमेरिका, ऑप्शन बी में चाइना, ऑप्शन सी में रसिया, ऑप्शन डी में है उत्तरी कोरिया। तो जो हाल ही में जो देश की दुनिया पहली जो परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल का नाम क्या है, तो ब्यूरेस्टनिक, यानी ब्यूरेस्टनिक का सफल परीक्षण किया गया। किस देश ने किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रसिया इसका आंसर हो जाएगा, रूस। जो रसिया देश ने हाल ही में सफल परीक्षण किया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो ब्यूरेस्टनिक जो या 9M730 को ब्यूरेस्टनिक कहते भी है। ब्यूरेस्टनिक का दूसरा नाम क्या है, तो 9M730, जो नाटो का नाम क्या है, SSS-X9, जो स्काईफॉल दुनिया की पहली परमाणु संचालित यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, पावर्ड क्रूज मिसाइल है, जिसका सफल परीक्षण किसने किया है, रूस ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस ने किया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा लिंगोसैट क्या है। तो व्हाट इज द लिंगोसैट विच वाज रिसेंटली इन द न्यूज। एक नया वायरस, ऑप्शन बी में लकड़ी का बना उपग्रह, ऑप्शन सी में गहरे समुद्र का रोवर, ऑप्शन सी में AI सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन जो डी है AI सुपर कंप्यूटर। तो जो खबरों में रहा लिंगोसैट क्या है, व्हाट इज द लिंगोसैट विच वाज रिसेंटली इन द न्यूज, जो हाल ही में समाचार के खबरों में रहा लिंगोसैट क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लकड़ी का बना एक उपग्रह है, ये वुडन सैटेलाइट है, क्या है, एक लकड़ी से बनाया गया क्या है, उपग्रह है, सैटेलाइट है, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं इसके बारे में। जो लिंगोसैट दुनिया का पहला लकड़ी से निर्मित उपग्रह है, यह जापान के द्वारा बनाया गया है। क्योटो यूनिवर्सिटी और सुमिटोमो फॉरेस्ट्री कंपनी के संयुक्त रूप से सहयोग से विकसित एक छोटा क्यूबसैट है, जो किसके सहयोग से किसके द्वारा बनाया गया है, तो जापान के देश के द्वारा बनाया गया है। क्योटो यूनिवर्सिटी और सुमिटोमो फॉरेस्ट्री के कंपनी के माध्यम से संयुक्त रूप से बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लकड़ी का बना एक उपग्रह है लिंगोसैट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बीमा कानून संशोधन अधिनियम 2025 भारत में कब से लागू हुआ। तो बीमा जो कंपनी कानून है संशोधन अधिनियम 2025 भारत में कब से लागू हुआ है। तो ऑप्शन 1 में 1 जनवरी 2026, ऑप्शन बी में 5 फरवरी 2026, ऑप्शन सी में 1 मार्च 2026, ऑप्शन डी में 1 अप्रैल 2026। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 5 फरवरी को यह बीमा कानून संशोधन अधिनियम 2025 भारत में कब से लागू हुआ। तो 5 फरवरी 2026 से ये लागू हो चुका है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 5 फरवरी इसका आंसर हो जाएगा। बीमा कानून संशोधन अधिनियम 2025 का जो भारत में कब से लागू हुआ है,
तो 5 फरवरी 2026 को लागू हुआ है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो भारत सरकार ने सबका बीमा सबका रक्षा अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉ एक्ट के तहत 2025 के प्रावधानों के अनुसार 5 फरवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया गया और इसे लागू कर दिया गया है 5 फरवरी 2026 को। किसके तहत? सबका बीमा सबका रक्षा अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉ एक्ट 2025 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेयर विल द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 बी हेल्ड? तो कहाँ पे इंडिया एआई इम्पैक्ट कहाँ पे 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो ऑप्शन 1 में है बंगलुरु, ऑप्शन बी में हैदराबाद, ऑप्शन सी में है नई दिल्ली, ऑप्शन डी में है चेन्नई। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है। जो एआई शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ पे? भारत के मंडपम प्रगति मैदान, नई दिल्ली के में भारत मंडपम प्रगति मैदान में आयोजित किया जा रहा है। ये कब से कब होगा? तो 6 से 20 फरवरी 2026 तक होने वाला है। जिससे मुख्य कार्यक्रम कब से कब होगा? तो 19 से 20 फरवरी 2026 तक निर्धारित किया गया है। इसमें कितने देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे? तो 100 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 15 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या सरकार प्रमुख होंगे और 100 से अधिक ग्लोबल सीईओ होंगे, जैसे सुंदर पिचाई, सैम अल्टमैन शामिल होंगे। सैम अल्टमैन किस कंपनी के सीईओ हैं? तो आप कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि धनावरी वेटलैंड, जिसे हाल ही में पक्षी अभयारण्य घोषित करने की चर्चा है, कहाँ स्थित है? धनावरी वेटलैंड रिसेंटली इन डिस्कशन फॉर बर्ड सेंचुरी स्टेटस इज लोकेटेड इन? तो ऑप्शन 1 में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में उत्तराखंड, ऑप्शन सी में है हरियाणा, ऑप्शन डी में है राजस्थान। तो धनावरी वेटलैंड, जिसे हाल ही में पक्षी अभयारण्य घोषित करने की चर्चा है, कहाँ स्थित है? तो धनावरी वेटलैंड्स कहाँ स्थित है जो हाल ही में पक्षी अभयारण्य घोषित करने की चर्चा में है? कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से इसका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित है धनावरी वेटलैंड्स, जो हाल ही में पक्षी अभयारण्य घोषित करने की चर्चा में है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। तो धनावरी वेटलैंड्स कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो सारस क्रेन सहित कई जल पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे अधिक प्राकृतिक आवास के रूप में भी जाना जाता है, यानी सारस क्रेन अधिक रूप में यहाँ पे पाया जाता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे 2026 किस दिन मनाया गया? ऑन विच डे वाज इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे सेलिब्रेटेड इन 2026? तो ऑप्शन 1 में है 8 फरवरी, ऑप्शन बी में है 9 फरवरी, ऑप्शन सी में है 10 फरवरी, ऑप्शन डी में है 11 फरवरी। तो इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 9 फरवरी को मनाया जाता है। जो एपिलेप्सी डे, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे कब मनाया जाता है? तो 9 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे जो हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो हर साल फरवरी के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एपिलेप्सी का अर्थ क्या होता है? तो मिर्गी होता है, जो जागरूकता फैलाना, यानी एपिलेप्सी मिर्गी होता है तो उसको
जागरूकता फैलाना, मिथकों को दूर करना और शिक्षा देना, स्टिग्मा कम करना, प्रभावित लोगों को अधिकारों की वकालत करना। दुनिया भर में 120 देशों से अधिक देशों में मनाया जाता है। दुनिया भर में 120 देशों से ज़्यादा मनाया जाता है। यह दिन इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी और इंटरनेशनल लीग ऑफ एगेंस्ट एपिलेप्सी यानी ILAE द्वारा 2015 में यह शुरुआत किए गए हैं। यानी IBE इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एपिलेप्सी और इंटरनेशनल लीग एगेंस्ट एपिलेप्सी ILAE द्वारा 2015 में शुरू किया गया। 2015 में शुरू किया गया। जो एपिलेप्सी डे कब मनाया जाता है, यानी मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 फरवरी। इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे यानी अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 9 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रयान 4 मिशन के लिए लैंडिंग साइट का किस क्षेत्र में लैंडिंग साइट का चयन किया है। इन विच रीजन ऑफ द मून हैज इसरो सेलेक्टेड द लैंडिंग साइट फॉर द चंद्रयान 4 मिशन। यानी इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा के किस क्षेत्र में लैंडिंग साइट का चयन किया है। तो ऑप्शन 1 में उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल, ऑप्शन बी में है भूमध्य क्षेत्र यानी इक्वेटोरियल रीजन, ऑप्शन सी में दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन डी में फार साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दक्षिणी ध्रुव, जो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव, जो दक्षिणी ध्रुव इसका आंसर हो जाएगा। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा के किस क्षेत्र में लैंडिंग साइट का चयन किया है, तो दक्षिणी ध्रुव के लिए चयन किया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। जो इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोलर रीजन में लैंडिंग का साइट चयन किया है। यानी इसरो ने चंद्रयान 4 के लिए मिशन के तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में लैंडिंग किया जाएगा। यह विशेष रूप से मोन्स मोटम क्षेत्र में MM4 साइट को सबसे उपयुक्त माना गया है, जो लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट है। यह चंद्रयान 4 भारत का पहला लूनर सैंपल रिटर्न मिशन है, जिसका लक्ष्य क्या है, मिट्टी और चट्टानों के नमूने इकट्ठा करके पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाना है। यह मिशन कब लॉन्च होने वाला है, तो 2028 में लॉन्च होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी ध्रुव में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत और किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। भारत और किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो ऑप्शन 1 में जर्मनी, ऑप्शन बी में नीदरलैंड, ऑप्शन सी में फ्रांस, ऑप्शन डी में जापान। तो भारत और किस देश के बीच हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। भारत और किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नीदरलैंड। इसका आंसर हो जाएगा, जो नीदरलैंड ने भारत के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि भारत और नीदरलैंड ने क्या इंडिया और नीदरलैंड्स हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम नामक योजना शुरू की है। इसके तहत हरित हाइड्रोजन अनुसंधान, क्षमता निर्माण और नवाचार को बढ़ावा दिया जा सकेगा। प्रोग्राम के तहत भारतीय डॉक्टरेट छात्रों, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फैकल्टी सदस्यों को नीदरलैंड में क्या होगा, उन्नत हाइड्रोजन इकोसिस्टम जैसे ट्रेनिंग और रिसर्च का अवसर मिलेगा। यह भारत और नीदरलैंड के बीच नीदरलैंड के क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगेन और भारत के 19 IITian के बीच क्या हो, मेमोरेंडम ऑफ साइन किया गया है, जो ग्रीन एनर्जी और हाइड्रोजन रिसर्च में क्या होगा, सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नीदरलैंड। अगला देखते हैं, फरवरी को भारत में राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस यानी नेशनल डिवॉर्मिंग डे मनाया जाता है। यह किस मंत्रालय की पहल है? तो नेशनल डिवॉर्मिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 10 फरवरी इन इंडिया। इट इज़ एन इनिशिएटिव विच मिनिस्ट्री, यानी जो फरवरी को भारत में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस नेशनल डिवॉर्मिंग डे मनाया गया है। यह किस मंत्रालय की पहल है? तो इस ऑप्शन 1 में शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन सी में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन डी में ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मनाया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फरवरी को भारत में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया गया है, कब मनाया जाता है, यह किस मंत्रालय की पहल है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की पहल है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। नेशनल डिवॉर्मिंग डे जो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर की अभियान है। यह कब शुरू किया गया था मिशन? तो 2015 में यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत शुरू की गई थी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो नेशनल डिवॉर्मिंग डे एनडीडी भारत में 10 फरवरी को मनाया जाता है और दूसरा कब होगा? 10 अगस्त को मनाया जाएगा। यह स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रमुख पहल है जो 2015 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत शुरू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 119 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को क्या किया जाएगा? मुफ्त सभी बच्चों को स्कूल में नामांकित एवं गैर नामांकित आंतों को कृमि संक्रमण यानी सोइल ट्रांसमिटेड जो हेलमिनिटिस से मुक्त करना है। उनके स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, जीवन स्तर में सुधार होगा। जैसे कार्यक्रम स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्र और अन्य प्लेटफॉर्मों के माध्यम से एल्बेंडाजोल दवा मुफ्त यानी फ्री में दिया जाएगा। यानी 1 से 19 साल के बच्चे को क्या किया जाएगा? आंगनबाड़ी या कार्यक्रम स्कूलों द्वारा या केंद्रों द्वारा एल्बेंडाजोल आता है जो एक पेट में जो कीड़ा हो जाता है बड़ा बड़ा, उसी को मारने के लिए नेशनल डिवॉर्मिंग डे यानी राष्ट्रीय हेल्थ मिशन के तहत ये योजना शुरू की गई है। इसको तहत दवा दिया जाएगा एल्बेंडाजोल जो 1 से 19 साल के बच्चों को फ्री में ये दवा दिया जाएगा ताकि कीड़ा को मार सके। अगला देखते हैं क्वेश्चन है कि लेरियोथेमिस केरालेनिसिस जो हाल ही में खबरों में थी किसकी एक नई प्रजाति है? लेरियोथेमिस केरालेनिसिस जो विच वाज रिसेंटली इन न्यूज इज अ न्यू स्पीसीज ऑफ। तो किसकी एक लेरियोथेमिस केरालेनिस किसकी एक नई प्रजाति है जो हाल ही में खबरों में रही है? तो मेढक, ऑप्शन बी में मछली, ऑप्शन सी में ड्रैगन फ्लाई, ऑप्शन डी में सांप। तो किसकी एक लेरियोथेमिस केरालेनिस किसकी प्रजाति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ड्रैगन फ्लाई की प्रजाति है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ड्रैगन फ्लाई। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो लेरियोथेमिस केरालेनिसिस जो हाल ही में फरवरी 2026 में खबरों में रही जो एक नई ड्रैगन फ्लाई की प्रजाति है जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिसकी खोज केरल के एक निचले तटीय मैदानों के इलाकों में की गई। कहाँ पे खोज किया गया है? तो केरल में किया गया है। कहाँ पे खोज की गई है? तो केरल में। यह आमतौर पर सिलेंडर बोम्बार्डियर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आमतौर पर इसे सिलेंडर बोम्बार्डियर कहा जाता है। जो लेरियोथेमिस केरालेनिसिस को आमतौर पर क्या कहा जाता है? सिलेंडर बोम्बार्डियर कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। सेशन आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए ताकि शेयर जारी रहे और आपके सहयोग रहे। शेयर ज़रूर कीजिए और सेशन को सपोर्ट भी कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ।